वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में, जो कि 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। सैन्य विज्ञान से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। सैन्य विज्ञान BA सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि भारत का सैन्य इतिहास आपको पढ़ना होता है। तो भारत के सैन्य इतिहास में एक प्रकार से कौन कौन से प्रश्न आते हैं उसको आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सन 1971 ईस्वी के भारत पाक युद्ध में स्थल सेना की क्या भूमिका थी। स्थल सेना यानी जो ग्राउंड आर्मी थी उसकी क्या भूमिका थी जब 1971 का इंडो पाक वार हुआ था, यानी कि भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। देखिए, सन 1971 ईस्वी के भारत पाक युद्ध में स्थल सेना ने अनेक सराहनीय कार्य किए थे। उसने छंब और फिरोजपुर के क्षेत्रों में कोई सफलता प्राप्त नहीं की, किंतु अन्य सभी पाकिस्तानी क्षेत्रों पर उसने पूर्ण सफलता भी प्राप्त करी। लोंगोवाला सेक्टर में पाकिस्तान के टैंकों तथा तोपों को नष्ट कर दिया। लोंगोवाला को पाकिस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया। एक प्रकार से लोंगोवाला आप देखते हैं, जो मूवी बनी है गदर मूवी आपने देखी है, गदर या बॉर्डर बॉर्डर मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी, तो वहीं पर लोंगीवाला में जो पाकिस्तान से जब युद्ध होता है उस मूवी में दिखाते हैं, तो सनी देओल साहब होते हैं, सुनील शेट्टी होते हैं और भी कई सारे लोग होते हैं। तो वो सब लोग जब देखते हैं लास्ट में जाकर के उनके टैंकों को नष्ट करते हैं, बहुत ही कम सेना रहती है और सुबह सुबह फिर प्लेन लेकर के पहुंचते हैं जेके सराफ वगैरह। तो वो एक प्रकार से वही है लोंगेवाला। ठीक है, तो लोंगेवाला को पाकिस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। अमृतसर सेक्टर में भारतीय सेना ने तीव्र आक्रमण करके कुर्की, थेहपुरा, सोमल इन सभी स्थानों पर अपनी छाप छोड़ी। तो इस तरीके से ये था 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध में स्थल सेना की भूमिका, यानी कि जो ग्राउंड आर्मी होती है उसकी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 1971 ईस्वी में युद्ध में भारतीय सेनाओं की विजय के क्या कारण थे। बताएं, व्हाट वर द रीजन फॉर द विक्ट्री ऑफ इंडियन फोर्सेस इन द 1971 वार। देखिए, 1971 ईस्वी के युद्ध में भारतीय सेनाओं ने पूर्ण निष्ठा, भक्ति और मनोयोग के साथ और राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन करते हुए युद्ध किया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने सैनिकों की हर प्रकार से सहायता करी थी। भारतीय सेना नायकों ने बड़ी सूझबूझ और तत्पर बुद्धि, रण कुशलता ये सभी का परिचय देते हुए युद्ध लड़ा। उन्होंने सैनिकों के मनोबल को बनाए रखने के लिए हर प्रकार के उचित उपाय किए। उस समय तीनों, खास करके जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों के सहयोग से क्या हुआ कि इसके आधार पर शत्रु को प्रत्येक मोर्चे पर पराजय का सामना करना पड़ा। भारतीय सेना ने सत्यता और धर्म के आधार पर युद्ध लड़ा, जिससे क्या हुआ कि इसके कारण से भारतीय सेना जो होती है उसको विजयश्री मिलती है। तो इस तरीके से जब आपकी तीनों सेनाओं का और सब राष्ट्र के अध्यक्ष का सभी का एक प्रकार से तालमेल सही होगा, तभी आप युद्ध जीत पाओगे। ठीक है, और मनोबल ठीक ठाक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सैन्य विज्ञान की परिभाषा दीजिए। देखिए, युद्ध या सैन्य विज्ञान के अंतर्गत उस कला का अध्ययन किया जाता है जिसके द्वारा कम से कम संभावित सैन्य साधनों को तैयार किया जा सके। ठीक है, क्या कम से कम संभावित सैन्य साधनों को तैयार किया जा सके, किसके द्वारा? युद्ध या सैन्य विज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, उस कला का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा कम से कम संभावित सैन्य साधनों को तैयार किया जा सके। ठीक है, तो सैन्य विज्ञान होता है। सैन्य विज्ञान की अगर बात की, सैन्य विज्ञान इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके लिए हो जाता है, खास करके जो लोग मिलिट्री सेक्टर में जाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि जो है आर्मी वगैरह में या फोर्सेस में जाना चाहते हैं, उनके लिए सैन्य विज्ञान बहुत ज़रूरी है। सैन्य विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहली बात तो पहला शब्द आपका है, पहला शब्द है आपका सैन्य। ठीक है, सैन्य की अगर बात की जाए तो सैन्य जो होता है उसकी अगर बात की जाए तो सैन्य विधि से संबंधित ज्ञान को सैन्य विज्ञान कहते हैं। ठीक है, सैन्य से रिलेटेड जो जानकारी होती है, सैन्य और विज्ञान। सैन्य का मतलब होता है सेना से संबंधित और विज्ञान माने होता है सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान। तो सेना और युद्ध परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। गार्डनर महोदय सैन्य विज्ञान की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि युद्ध या सैन्य विज्ञान के अंतर्गत उस कला का अध्ययन करते हैं जिसके द्वारा कम से कम संभावित सैन्य साधनों को तैयार किया जा सके। ठीक है, ये परिभाषा गार्डनर महोदय ने दी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सैन्य विज्ञान की दो उपयोगिताएं लिखें। तो देखिए, सेनाओं पर प्रजा का नियंत्रण रहता है, पहली उपयोगिता। दूसरी उपयोगिता ये है कि युद्ध के द्वारा नवीन इतिहास का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है। तीसरी उपयोगिता ये है सैन्य विज्ञान की कि राजनीति क्रियान्वित करने का एक माध्यम है। ठीक है,
राजनीति को क्रियान्वित करने का एक माध्यम होता है कौन? सैन्य विज्ञान। ठीक है, इसके अलावा राजनीतिक सुरक्षा और संगठन के लिए आवश्यक है, शांति स्थापना के लिए भी आवश्यक होता है आपका क्या? सैन्य विज्ञान। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, तीसरा नंबर प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, क्या सैन्य विज्ञान कला है? बताएं। सैन्य विज्ञान कला है, बिल्कुल। सैन्य विज्ञान के अंतर्गत हम युद्ध भूमि में शत्रु को अपनी कलात्मक रचना के द्वारा झांक मतलब कि छकाते हैं, यानी हराते हैं, भगाते हैं। जैसे गोपनीय रूप से जाल बिछाना हो गया, ये सब कला में आते हैं। छिप करके मोर्चे साधना हो गया, गुप्त रूप से शत्रु पर वार करना हो गया। इस दृष्टि से अगर देखें, जब हम जो है देखते हैं तो वो आपका सैन्य विज्ञान कला के क्षेत्र में आता है। इस दृष्टि से जब हम प्रायोगिक कार्य करते हैं तो उसको सैन्य विज्ञान जो है उस समय कला हो जाता है। लेकिन एक प्रकार से जो विज्ञान की अगर बात की जाए तो विज्ञान जो होता है, सैन्य विज्ञान, चूंकि उसका नाम ही है, तो वास्तव में सैन्य विज्ञान कला और विज्ञान दोनों का मेल है। यदि एक और सैन्य विज्ञान में युद्ध के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स हैं, दूसरी ओर कलात्मक रूप हैं, जैसे चकमा देना, छिपाव, गोपनीय युद्ध करना, तो ये सब होता है। ठीक है, तो युद्ध में लामबंदी, आपूर्ति, संचरण, प्रशासनिक समस्याओं का अध्ययन, मनन सैन्य विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में लाता है। वहीं पर युद्ध में सेना नायक के द्वारा गोपन, छलावा, इन सभी का विधि को अपनाया जाना, ये कला होती है। ठीक है, तो जो सैन्य विज्ञान है, ये कला भी है और विज्ञान भी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न है, वैदिक कालीन अर्थ अस्त्र शस्त्र के बारे में आप क्या जानते हैं? तो वैदिक कालीन अस्त्र शस्त्र जो है कई प्रकार के होते थे। जैसे सूक्ति एक अस्त्र होता था वैदिक काल में, सूक्ति को भाला कहते हैं वर्तमान में। दूसरा अस्त्र होता था सुक, सुक माने बल्लम होता है, जो आजकल बल्लम होता है उसको सुक बोलते थे पहले, श्रिक। इसके अलावा असी, असी को तलवार बोलते थे वैदिक काल में। ठीक है, मुगदर एक होता था, मुगदर, मुगदर एक होता था, दिधु, असनी, ये सब अस्त्र हुआ करते थे। तो इन सभी अस्त्र शस्त्रों का युद्ध भूमि में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अथर्ववेद में ऐसा उल्लेख मिलता है कि शत्रु को चकमा देने तथा सेना को फंदे में कसने का भी प्रयोग किया जाता था। ढाल सुरक्षात्मक अस्त्र शस्त्र का एक अंग हुआ करता था। वैदिक कालीन योद्धा जो होते थे युद्ध भूमि में केतु यानी झंडा भी ले जाते थे। और इस काल में कांसे तथा तांबे के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग जो है, वैदिक काल में तांबा और कांसा इन दोनों के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग खूब अधिक मात्रा में हुआ है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, पांचवा नंबर प्रश्न है, रामायण और महाभारत भारत काल में अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख करें। देखिए, रामायण और महाभारत काल में कई अस्त्र शस्त्रों का उल्लेख मिलता है। अगर बात की जाए रामायण और महाभारत काल की, तो उसमें आप देखते हैं मतलब कि वायुव्यास्त्र, वायुव्यास्त्र मतलब जो वायु में एक प्रकार से वायु वाला अस्त्र होता है जिसमें हवा निकलती थी। आग्नेयास्त्र, जिसमें जिससे अग्नि निकलने वाली वस्त्र थी। आप देखते हैं रामायण में जब महाभारत मतलब रामायण में जब युद्ध होता था, क्या बोलते हैं, रावण का या फिर लक्ष्मण का, अतिकाय का, इन सभी का युद्ध होता था, उसमें आप देखते हैं मेघनाथ वगैरह, इंद्रजीत ने कितनी ज्यादा शक्तियों का प्रयोग किया था। ब्रह्मास्त्र से लेकर के विष्णुवास्त्र, सुदर्शन और शिवास्त्र, सभी अस्त्रों का, पाशुपत अस्त्र का प्रयोग आप देखते हैं महाभारत काल में खूब हुआ है। मतलब खूब क्या हुआ है, उसको प्राप्त करने के लिए अर्जुन पाशुपति अस्त्र के लिए ही एक प्रकार से बड़े पाशुपत अस्त्रधारी थे अर्जुन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं कि जो है रामायण काल में आप देखते हैं रावण वगैरह चलाने वाले अस्त्र थे, मतलब रावण बहुत सारे अस्त्र को चलाता था, जैसे कि वरुण अस्त्र। ठीक है, ऐसे ही वरुण अस्त्र था, वरुण अस्त्र मतलब जल से संबंधित अस्त्र होता है। मतलब कि सेंद्राण अस्त्र। ठीक है, इसके अलावा गरुड़ अस्त्र, नारायण अस्त्र, सुदर्शन चक्र, ये सब अस्त्र जो हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त आप देखते धनुष बाण भगवान श्री राम चलाते थे। असी मतलब तलवार, गदा आप देखते हैं हनुमान जी का फेमस था। सूल, सूल माने भाला, शक्ति, परशु, फास, वज्र, वज्र आप देखते हैं इंद्र का था वज्र। इसके अलावा वज्र के भांति और बनाते थे लोग। इसके अलावा तोमर, क्रम, मूसल, मुगदर, परिधि, कुंत, इसके अलावा तोप, शतघनी भी चलती थी उस समय। ठीक है, महाभारत काल में अर्जुन ने इंद्रास्त्र का प्रयोग करके द्रोणाचार्य को मारा था, कर्ण को मारा था, भीष्म को मारा था, कृपाचार्य को और अश्वत्थामा के आक्रमणों को भी सफल किया था इन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके अर्जुन ने। ठीक है, राम ने रावण पर नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था। तो ये सब ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ये सब जो है एक प्रकार से अस्त्र शस्त्र उस समय प्रयोग किए गए थे। छठा प्रश्न है, सैन्य विज्ञान एक विज्ञान है या कला है? तो सैन्य विज्ञान जो है वास्तव में विज्ञान भी है और कला भी है, दोनों का मेल है। यदि एक और सैन्य विज्ञान युद्ध यानी वार के सिद्धांतों प्रिंसिपल्स का अध्ययन करता है, तो दूसरी ओर कलात्मक रूप से चकमा देने वाले चीज़ों का, छिपाव का, गोपन का यानी कि गुप्तचर व्यवस्था का, इन सभी का अध्ययन करता है। इस दृष्टि से अगर देखें तो सैन्य विज्ञान जो है कला भी है और विज्ञान भी है। सातवां क्वेश्चन है, ये कूटनीति क्या होता है?
कूटनीति की अगर बात की है, इसके बारे में बताएं फटाफट से। कूटनीति देखिए, कूट युद्ध में क्या होता है, छल से आप किसी पर शत्रु को हरा दें। कपट से, कूटनीति से, विश्वासघात से, जैसे जो कपटी था, जो है एक प्रकार से जो कूटनीतिज्ञ था महाभारत काल में, वो था शकुनी। शकुनी बड़ा कूटनीतिज्ञ था, ठीक है, बड़ा दिमागी था। भगवान श्री कृष्ण कभी कभी आप देखते हैं उनको आना पड़ता था मैदान में अर्जुन को दिमाग बताने कि भाई देखो, शकुनी के चाल में अगर भगवान श्री कृष्ण ना होते तो ये पांचों पांडवों को शकुनी ले बीतता, पक्का था। ठीक है, बड़ा विद्वान आदमी था, विद्वान क्या था, बड़ा कूटनीतिज्ञ था। तो अश्वत्थामा ने छल कपट से ही आधी रात के समय धृष्टद्युम्न को मारा था। उत्तमौजा और द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी थी। ये सब जो है छल कपट तो ही है, क्योंकि साम दाम दंड भेद सब। अश्वत्थामा जब देखा कि भाई जो है उसके मित्र जो है दुर्योधन को मार दिया है भीम ने, और भीम ने भी छल किया था, जंघा पर मारा था। ठीक है, अब ये बात अलग है कि भाई प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मैंने मारा, ऐसा थोड़ी ना होता है। जब गदा युद्ध जो है जंघा से नीचे होता ही नहीं है, मतलब कमर से नीचे, तो आप कैसे मार सकते हो फिर। इसी बात को लेकर के बलदाऊ जी जो है गुस्सा थे। तो फिर ये सब कूटनीति युद्ध होता है, धर्म युद्ध की। भाई आप, भगवान श्री कृष्ण भी बड़े कूटनीतिज्ञ थे। 8वां क्वेश्चन, धर्म युद्ध के 3 नियम बताएं। धर्म युद्ध के 3 नियम कौन कौन से हैं? देखें, पहला नियम ये है कि राजा अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे राजा की सभा में दूत भेजता था। यदि दूसरा राजा बात नहीं मानता था तो युद्ध शुरू हो जाता था। तो पहला नियम यही था कि भाई दूत भेजेंगे, कोई अगर समस्या है कुछ, तो एक दूत जैसा शांति दूत बन करके भगवान श्री कृष्ण आए थे। तब अर्जुन, मतलब यहाँ पर दुर्योधन एक प्रकार से भीषण विध्वंस बचाने को, एक प्रकार भीषण विध्वंस बचाने को, ठीक है, और इसके अलावा एक और ऐसे था कुछ उसमें कि उसको बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, ठीक है, पांडवों का संदेशा लाए। दुर्योधन जो था एक प्रकार से वो भगवान श्री कृष्ण को देखते ही तुरंत गुस्सा हो जाता था। तो इसलिए एक प्रकार से दुर्योधन से मांगा कि भाई रखो अपनी धरती तमाम, दे दो मुझको केवल 5 ग्राम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन परस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, जो है परिहास समाज की ले न सका। ऊपर से हरि को बांधने चला, ठीक है, तो भगवान को बांधने चला। तो फिर भगवान ने क्या किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हर ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विकराल किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। तो भगवान को बांध, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में, मतलब सूर्य चंद्रमा सब उन्हीं में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सारे जितनी सभा थी, सभा सन्न थी, मौन, सब एकदम से बैठे हुए थे, तो वो थे भगवान श्री कृष्ण। तो धर्म युद्ध में क्या होता है, सबसे पहली बात कि एक राजा जो होता है, दूसरे राजा से अगर कोई खनबन होती है, एक सीमा वगैरह या कुछ भी दिक्कत आती है, तो एक दूत भेजेगा और उस दूत से बातचीत होगी। अगर दूत की बात नहीं मानेंगे तो फिर युद्ध होगा। दूसरी बात, घुड़सवार सैनिक रथी सैनिकों पर आक्रमण नहीं करता था। यानी जो घोड़े पर बैठे हुए सैनिक होते थे, वो एक प्रकार से जो रथी सैनिक होते थे, रथी माने जो रथ पर बैठे होते थे, उन पर वार नहीं करते थे। रथी रथी पर वार करेगा, ठीक है, सारथी पर वार भी नहीं करना था, होता था। इसके अलावा आप देखेंगे जो पैदल सेना होती थी, पैदल पर वार करती थी। कवचधारी योद्धा से ही युद्ध करता था, जैसे जिसको कवच है वो तलवारबाजी करते, तलवार वाले से लड़ रहा है, भीला भाले वाले से लड़ रहा है, इस तरीके से। अब बीच बीच में बहुत सारे लोग क्या होते थे, जैसे रामायण काल में, महाभारत काल में तो खूब हुआ है, जैसे कि अर्जुन अभिमन्यु को एक प्रकार से सभी लोगों ने घेर कर मार दिया। हालांकि वो चक्रव्यूह में एक प्रकार से फंसा करके मार दिया गया था। तो वो सब एक प्रकार से युद्ध की एक कलाएं थी। आगे बढ़ते, तो ये सब एक प्रकार से धर्म युद्ध के नियम हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन से 9वां नंबर, आप देखेंगे दशरथ युद्ध किन के मध्य लड़ा गया, दशरथ युद्ध बताएं। दशराग युद्ध दशराग युद्ध, दशरथ युद्ध नहीं, दशराग युद्ध, ठीक है। दशराग युद्ध जो लड़ा गया था, ये वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में मनमुटाव हो गया था। इसके कारण से ये युद्ध पारुशबड़ी नदी के किनारे, यानी कि रावी नदी वर्तमान में जो है उसी को पारुशबड़ी नदी वैदिक काल में कहा जाता है, और वैदिक काल में ही दशराग युद्ध लड़ा गया था। तो नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें एक और राजा सुदास थे और दूसरी ओर दूसरी ओर 10 राजाओं की सेना थी। तो राजा सुदास और 10 राजाओं की सेना लड़ी थी, इसलिए इसको दशराग युद्ध कहा जाता है। 10वां प्रश्न है, महाकाव्य काल में युद्ध के कारण क्या होते थे। देखिए, महाकाव्य काल में युद्ध के कई कारण थे। पहला कारण था जनता की सुरक्षा और आंतरिक और बाह्य आक्रमणों से प्रजा की रक्षा करना, इसके कारण से युद्ध होता था। दूसरा,
दूसरा वर्ण व्यवस्था को निरंतर स्थापित मतलब स्थिर रखने के लिए व्यवस्था मतलब स्थिर रखने के लिए व्यवस्था करना, इसके लिए युद्ध होता था। तीसरी बात, राज्य की सीमा का विस्तार करने के लिए भी युद्ध होता था। इसके अलावा यदि कोई राजा किसी राजकुमारी का अपहरण कर लेता था तो युद्ध छिड़ जाता था। उदाहरण के लिए जैसे राम रावण युद्ध जो है सीता के अपहरण के कारण शुरू हुआ था। ऐसे ही आप देखते हैं द्रौपदी के अपमान से शुरू हुआ था महाभारत का युद्ध। ये भी, इसके अलावा प्रतिशोध की अग्नि में जल करके युद्ध कभी कभी छिड़ जाते थे। तो ये सब युद्ध के एक प्रकार से चीजें हुआ करती थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, दसराग युद्ध के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। दसराग युद्ध जो है ये सबसे भयंकर युद्ध जो है वैदिक काल में लड़ा गया था। 10 जनपद के राजाओं ने मिलकर के जो है ये युद्ध लड़ा था। इसको इसीलिए दसराग युद्ध कहा जाता है। उस काल में दो विख्यात ऋषि थे, एक वशिष्ठ ऋषि थे और एक थे विश्वामित्र ऋषि। ठीक है, तो वशिष्ठ और विश्वामित्र ऋषि के बीच में मनमुटाव हो जाता है और कुछ समय के पश्चात में यही मतभेद युद्ध का कारण बन जाता है। जो है ये युद्ध पारष्टमी नदी किनारे रावी की नदी के तट पर लड़ा गया था। एक पक्ष में सेनापति राजा सुदास था और दूसरी ओर देशज राजाओं के जो है 10 राजा साथ में थे। सुदास के संघ का नाम भरत था और इसी सुदास राज के विरुद्ध 10 राजाओं ने मिलकर के युद्ध किया। सुदास बड़ा वीर प्रतापी और साहसी राजा था। उसने रणभूमि में 10 राजाओं को हराया और उनके नेता जो थे अणु और दुष्ण, उनको नदी में डुबो करके मार डाला था। तो ये एक प्रकार से इसमें सुदास जीते थे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 11वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मध्य काल में संपूर्ण सेना की इकाई किस रूप में विभाजित थी? फटाफट से आप बताएंगे। मध्यकाल में संपूर्ण सेना की इकाई कितने मतलब किस रूप में विभाजित थी? तो मध्यकाल में देखिए पत्ती, पत्ती मतलब सेनापति हुआ करता था। तो पत्ती यानी सेनापति, एक एक सेनापति हुआ करते थे। सेनामुख एक होते थे। 3 पत्ती यानी कि 3 की संख्या में सेनापति हुआ करते थे। इसके अलावा गुल्म जो होते थे वो 6 होते थे। गण 27 हुआ करते थे। वाहिनी 21 होते मतलब 81 होते थे। पूतना 243। ठीक है, इसके अलावा चमूद 729, अनिकलीद 2187 और अक्षोहिड़ी 21,870 लोग होते थे इसमें अक्षोहिड़ी में। तो भगवान श्री कृष्ण कृष्ण के पास कितनी अक्षोहिणी सेना थी? बहुत कई अक्षोहिणी सेना भगवान श्री कृष्ण के पास थी। ठीक है, तो ये सब एक प्रकार से ये एक प्रकार सेना की इकाई थी। ये सेना में बटा हुआ करता थे। 9 गुल्म होते थे, 27 गण हुआ करते थे, 81 वाहिनियां हुआ करती थी। तो ये सब एक प्रकार से थे, ध्यान रखेंगे। 12वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, महाकाव्य काल में विदेश विभाग क्या कार्य करते थे? जो विदेशी विभाग थे वो क्या कार्य करते थे? तो विदेशी विभाग जो थे वो साम दाम दंड भेद इन 4 प्रमुख कार्यों को अपनाते थे। ठीक है, और साम में राजाओं से बातचीत करी जाती थी, यानी कि अगर साम का मतलब होता है राजाओं से बातचीत करना जा करके कि भाई युद्ध नहीं करना है, ये सब। दाम में क्या होता था? राजा को प्रलोभन दे करके राजा को अपने पक्ष में कर लिया जाता था। भेद का मतलब होता है फूट डाल करके उनके बीच में राज किया जाए। ठीक है, और दंड का मतलब होता था आक्रमण का भय दिखा करके राजा को अपने पक्ष में मोड़ा जाता था। तो ये महाकाव्य काल में विदेश विभाग के कार्य हुआ करते थे। साम दाम दंड भेद इन सभी पर जो है ये एक प्रकार से जो है आगे बढ़ते थे। आगे देखेंगे। 13वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 13 नंबर, रथी सेना किस प्रकार की होती थी? रथी सेना की अगर बात की जाए तो रथी सेना में रथोदर, रथ, अतिरथ, अर्धरथ, महारथ और रथ यूथप, ये एक प्रकार से कई रथी सेना के प्रकार होते थे। ये सब एक प्रकार से पदाधिकारी होते थे। रथी जो होते थे धनुष बाण से युद्ध करके शत्रु सेना में खलबली मचा देता था। रथ भी 3 प्रकार के हुआ करते थे। एक शैक्षिक रथ होता था, एक अग्रगामी रथ होता था और एक भौतिक रथ होता था। ये 3 प्रकार के रथ हुआ करते थे उस समय। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से 14 नंबर प्रश्न है, महाकाव्य काल में युद्धों की 2 विशेषताएं बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। महाकाव्य काल में युद्धों की 2 विशेषताएं। महाकाव्य काल में देखिए, पहली विशेषता, युद्ध विशाल सेनाओं के बीच में लड़े जाते थे और दूसरा युद्ध में वे क्षत्रिय के बाहुबल के परिचायक थे। युद्ध जो थे, तो ये एक प्रकार से महाकाव्य काल के दौरान युद्ध जो है ये लड़े जाते थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यही सब एक प्रकार से विशेषताएं थी उसकी। आगे देखेंगे। तो इसके अलावा दोनों युद्ध विशाल शक्तियों के बीच में लड़े जाते थे। इसके अलावा दोनों युद्ध में मल्ल युद्ध का प्रयोग होता था, चाहे रामायण की बात करें चाहे महाभारत की बात करें। इसके अलावा आप देखते हैं जो है दोनों मतलब कि क्षत्रियों के बाहुबल के परिचायक तो थे ही, सुसंगठित, प्रशिक्षित और युद्ध कुशल कूटनीतिक सेनापति हुआ करते थे महाकाव्य काल के युद्धों में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, चतुरंग बल क्या था?
चतुरंग बल की अगर बात की है तो महाकाव्य काल में सेना के 4 अंगों को चतुरंग बल कहते थे। पहला होता था पैदल, दूसरा होते थे रथी, तीसरे होते थे अश्व पर बैठे वाले यानी अश्वारोही, और चौथे होते थे आपके गज यानी कि जो है हाथी वाले। ठीक है, तो पैदल और रथ वाले, ठीक है, और इसके अलावा अश्व और गज, ये सेना हुआ करती थी। इसको ही चतुरंगड़ी सेना या चतुरंग बल कहा जाता था। ठीक है, चतुरंगड़ी सेना का वर्णन आपको महाकाव्य काल में और महाभारत काल में दोनों जगहों पर आपको मिल जाता है। ठीक है, सत सज चतुरंग सैन आप देखेंगे इसमें जो है वीर शिवाजी को लेकर के एक है कि सज सज चतुरंग सैन अंग में उमंग धर सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। तो इसमें चतुरंग जो होता था चारों सेनाओं के साथ। चतुरंग मतलब चारों सेनाओं के साथ। अब 4 सेना कौन कौन सी? एक तो पैदल लड़ते थे जो छोटी सेना होती थी। अश्व यानी घोड़े पर बैठ करके कुछ लोग लड़ते थे, कुछ लोग हाथी पर और कुछ लोग रथों पर होते थे। रथों पर जो बैठते थे उनको महारथी कहते थे, रथ को चलाने वाले को सारथी कहा जाता था। ऐसे ही आप देखेंगे रामायण काल में आप देखेंगे कि चौहट हट सुभट बीथी चार पुर बहुविध बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरुथन को गने बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सेन बरनत को बने बनबाग उपवन बाटिका सरकूप वापिस होई। तो इसमें देखें गज बाज खच्चर निकर पदचर। गज माने हाथी, बाज माने घोड़ा। बाज वो उड़ने वाला बाज नहीं, बाज माने घोड़ा होता है। ठीक है, अवधि का शब्द है बाज, और तुलसीदास जी ने प्रयोग किया रामचरितमानस में सुंदरकांड में है। गज बाज खच्चर, खच्चर माने गधा, खच्चर जो होता नहीं गधा और घोड़े का मिक्सचर, उसको खच्चर कहते हैं। गजबाज खच्चर निकर पदचर, पदचर मतलब जो पैदल चलने वाले पदचर। रथ बरूथन को गने, इतने रथ हैं कि उसको गिनने की संख्या गिनने वालों की एक प्रकार से कमी है, गिन नहीं पाओगे आप। तो इस तरीके से ये चतुरंग बल हुआ करता था जो महाकाव्य काल में होता था। 16वां कौन सा? महाकाव्य काल में मतलब कि ये महाभारत और रामायण दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। मौर्य काल में कितने प्रकार की सेनाएं होती थी? मौर्य काल में 8 प्रकार की सेनाएं होती थी। पहली थी रथी सेना, दूसरी थी गज यानी हाथी वाली, तीसरी थी अश्व घोड़ा वाली, चौथी थी पैदल, छठवीं थी जल में एक प्रकार से, और सातवीं थी आपकी ये रसद, और अगली थी यातायात गुप्तचर व्यवस्था और क्षेत्रीय दिग्दर्शक। ठीक है, तो मौर्य काल में 8 प्रकार की सेनाएं थीं। पहली रथी, दूसरी गज, तीसरी यश, चौथी पैदल, पांचवी जल, और आपकी छठी रसद, सातवीं यातायात, और आपकी आठवीं जो थी गुप्तचर या क्षेत्रीय दिग्दर्शक जो होते थे वो। तो ये 8 प्रकार की सेनाएं हुआ करती थी मौर्य काल में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 17 नंबर, अर्थशास्त्र में हाथियों के प्रशिक्षण के लिए के कितने प्रकार बताए गए हैं? तो हाथियों के प्रशिक्षण के लिए कई प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार बताएंगे भैया? कई प्रकार के बताए गए अश्व के बारे में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे मतलब कि उपस्थान, समावर्तन, समयान, बध बध, इसके अलावा हार्स मतलब कि हस्त युद्ध, और नगरयान, ये सब हाथियों के प्रशिक्षण के प्रकार हुआ करते थे। अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये चीज़ें बताई गई हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर, कौटिल्य का राजमंडल सिद्धांत क्या है? कौटिल्य के राजमंडल सिद्धांत की अगर बात की जाए तो अर्थशास्त्र में, कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र में साढ़ गुण का नामक अध्याय में अंतरराज्यीय व्यवहार, राजनय और विदेश नीति के संबंध में वर्णन किया गया है। इसे ही राजमंडल सिद्धांत कहा जाता है कौटिल्य का। कौटिल्य के राजमंडल सिद्धांत एक प्रकार से बड़े फेमस रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 19वां नंबर प्रश्न, बिजिगीसु राजा कौन होता था? विजय की इच्छा रखने वाला राजा जो होता था उसी को बिजिगीसु राज कहते थे। आत्मसंपन्न प्रकृति और प्रकृति संपन्न नीति का आश्रय लेने वाला राजा ही बिजिगीसु राज कहलाता था। ठीक है, 20वां प्रश्न था, मृतक बल क्या था? तो यह सेना वेतन भोगी सेना होती थी जिसका प्रयोग मौल बल के कम हो जाने पर किया जाता था। 21 नंबर, मौल बल क्या था? मौल बल जो थी यह सेना अस्थायी रूप से राजधानी सुरक्षा के लिए रखी जाती थी। इससे नियमित वेतन मिलता रहता था, लेकिन जब युद्ध में एक प्रकार से क्या होता था, युद्ध में कोई सेना मारते मर जाती है तो उसके बाद में जो मौल बल के कम हो जाने पर किया जो है सेना वेतन भोगी सेना जो मतलब कि मृतक बल जो था ये सेना वेतन भोगी सेना थी जिसका प्रयोग मौल बल के कम हो जाने पर करते थे। ठीक है, अगर मान लेते युद्ध में सेना कम हो गई तो ये जो सुरक्षा के लिए खड़े हैं ये भी युद्ध करने जाते थे। औदक दुर्ग किस प्रकार का किला था? औदक दुर्ग किस प्रकार का किला था भाई? तो चारों ओर से स्वाभाविक जल यानी नदी और तालाब से घिरा हुआ द्वीप की भांति प्रतीत होने वाला दुर्ग ही औदक दुर्ग कहा जाता था।
औदक दुर्ग, पारबत दुर्ग, धानतौ दुर्ग, मतलब कि धामन दुर्ग और बन दुर्ग, ये 4 प्रकार के दुर्ग कौटिल्य ने बताए हैं सुरक्षा की दृष्टि से। औदक दुर्ग जो होते थे ये नदी और तालाब से घिरा हुआ एक टापू या एक प्रकार से ऐसा जैसे द्वीप कोई होता है, ठीक है। पारबत दुर्ग जो पर्वत कंदराओं और बड़े बड़े पत्थरों की दीवारों से घिरा होता है और बना होता है। धामन दुर्ग होता है जल और घास रहित भूमि से, यानी मरुस्थलों में स्थित जो दुर्ग होता है वो। और वन दुर्ग होता है चारों तरफ दलदली और कांटेदार झाड़ियां हुए, वो दुर्ग होता है आपका, ठीक है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न, अमित्र बल किसे कहते हैं? अमित्र बल इसको शत्रु सेना भी कहा जाता है। शत्रु राजा के पराजित होने के उपरांत जो है अपने अधिकार में ली गई शत्रु सेना को अमित्र बल कहा जाता है। अटवी बल क्या होता है? अटवी बल की अगर बात की है तो यह सेना लूटपाट करने वाली असभ्य और जंगली जातियों के लोगों के द्वारा निर्मित होती थी, उसको अटवी बल कहते थे। 25 नंबर प्रश्न, वन दुर्ग किसे कहते हैं? तो चारों ओर दलदल और कांटेदार झाड़ियों से घिरे हुए दुर्ग को वन दुर्ग कहते हैं। 26 नंबर प्रश्न, मनु स्मृति के अनुसार राजदूत के क्या कार्य हुआ करते थे? तो पहला काम होता था मैत्री संबंधों की स्थापना करना, दूसरा काम होता था शत्रु सैन्य को नष्ट करने के उपाय ढूंढना, तीसरा होता था शत्रु पक्ष की गतिविधि पर नजर रखना। ये सब एक प्रकार से मनुस्मृति के अकॉर्डिंग राजदूत का काम होता था एक, ठीक है। अगला प्रश्न 27 नंबर, राजदूतों का सैन्य संगठन कैसा था? तो राजदूतों का सैन्य संगठन जो था वो जागीरदारी प्रथा के ऊपर निर्भर था। उसके पास अस्थायी सेना नहीं रहती थी राजपूतों के पास। युद्ध के समय सामंत और जागीरदार जो होते थे अपनी अपनी सेना को लेकर के उपस्थित होते थे राज दरबार में। और राजपूतों की सेना के 3 बड़े प्रमुख भाग थे, पहले थे पैदल सैनिक, दूसरे थे घुड़सवार और तीसरे थे हाथी वाले, ठीक है। आगे देखेंगे 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है। हर्षकालीन सैन्य व्यवस्था किन बातों पर आधारित थी? तो हर्षकालीन सैन्य व्यवस्था जो थी वो सैन्य संगठन पर आधारित थी, सैनिक भर्ती पर आधारित थी, वेतन आदि व्यवस्था पर आधारित थी, सैनिक प्रशिक्षण पर आधारित थी, शस्त्र अस्त्रों की व्यवस्था पर आधारित थी, इसके अलावा किलेबंदी पर आधारित थी, युद्ध यात्रा और वाद्य यंत्र पर आधारित थी। तो ये थी एक प्रकार से हर्षकालीन सैन्य व्यवस्था, ये इन सभी बातों पर आधारित थी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न है राजपूतों, अगला प्रश्न क्या आ चुका है, राजपूतों की हार के प्रमुख कारण क्या थे? बताएं। राजपूत लोगों के हार के क्या कारण थे? देखिए राजपूतों के हार के कारण कई थे। पहला था कि हिंदुओं के मुकाबले तुर्कों के अश्वारोही जो सैनिक थे अधिक प्रशिक्षित हुआ करते थे। राजपूत कभी भी एक होकर के दुश्मन का सामना नहीं करते थे। इसके अलावा राजपूतों में समर्थन पिछड़ा, संगठन की कमी, घमंड की भावना अधिक हुआ करती थी। वे मुसलमानों से अपने को श्रेष्ठ समझते थे, ठीक है। इस कारण से वो एक प्रकार से हार जाते थे। इसके अलावा युद्ध भूमि में हाथियों के ने विपरीत काम किया इनके। इसके अलावा राजपूत लड़ाई में सामूहिक शक्ति की अपेक्षा व्यक्तिगत शक्ति के पक्षपाती थे। राजपूत किसी का सेनापतित्व स्वीकार नहीं करते थे। वह अनुचित मतलब अव्यवस्थित ढंग से युद्ध करते थे राजपूत, उनका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं होता था। तो इस तरीके से ये लोग हार जाते थे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है राजपूत कौन थे? राजपूत जो थे, राजपूत शब्द का, वैसे राजपूत ही एक प्रकार से ऐसी वीर हिंदू जाति में हुई है जो युद्ध वगैरह करती थी, बाकी सभी लोग राजपूत और ब्राह्मण, ब्राह्मण चूंकि प्राचीन काल में आप देखेंगे जितने भी शासक हुए अधिकतर शासक वो ब्राह्मण शासक हुए हैं, वो भी युद्ध के लड़ा करते थे। और क्षत्रिय शासक भी बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन राजपूत जो है आकर के यहाँ तक फिर इनमें आपस में द्वंद्व होने लगा और इस कारण से जो है विदेशी सत्ता इसका लाभ उठा ली गई। राजपूत शब्द, राजपूत मतलब कि राजपूत शब्द राजपुत्र का है, मतलब उत्पन्न है, जिसका अर्थ होता है राजा का पुत्र। अपभ्रंश शब्द है, मूल रूप से वे आर्यों के योद्धा के वर्ग के थे। राजपूत क्षत्रिय जाति के एक शाखा माने जा सकते हैं। समय और परिस्थितियों में परिवर्तन होने के साथ साथ वे उजड़ मरुस्थल में जो राजस्थान यानी राजपूतों की भूमि कही जाती है वहां पर पहुंच गए। अतः राजपूतों का इतिहास राजस्थान के इतिहास का ही पर्याप्त रूप बन करके रह गया, ठीक है। चूंकि राजपूत एक प्रकार से वहीं पर चले गए। 31 नंबर क्वेश्चन है सैनिकों को वेतन किस प्रकार मिलता था? सैनिकों को वेतन जो होता था जागीर और भूमि से कर अर्थात लगान की छूट के रूप में मिलता था। कुछ सैनिकों को विशेषकर लड़ाई के समय भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को नगद रूप से भी वेतन दिया जाता था। कुछ ऐसे सैनिक भी होते थे जिनके वेतन का भुगतान फसल के समय जिन्स के रूप में अर्थात अनाज आदि दे करके दिया जाता था। तो इस तरीके से वेतन इस तरीके से दिया जाता था सैनिकों को। 32 नंबर प्रश्न, राजपूतों के दुर्ग कैसे थे? तो राजपूतों के दुर्ग जो थे वो एक प्रकार से मजबूत हुआ करते थे, कला की दृष्टि से उत्तम थे। अकबर की विशाल सेना चित्तौड़ के किले को बिना बारूद के ना जीत सकी। सभी राजपूत राजाओं के राज्य में जो किले होते थे वो आज भी राजस्थान में भूत की स्मृति दिलाते हैं, मतलब भूत की स्मृति मतलब कि पुरानी चीज़ों को याद दिलवाते हैं, ठीक है।
तो ये एक प्रकार से आप देखेंगे, अभी जाएंगे राजस्थान घूमने जाए तो बड़े बड़े किले आपको मिलेंगे वहां पर राजाओं के। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, राजपूत सेना के मुख्य हथियार कौन से थे? तो राजपूतों की सेना के मुख्य हथियार थे तलवार और भाला, जिनके प्रयोग में वे बड़े ही कुशल थे, इसलिए वे मुठभेड़ की लड़ाई में बहुत योग्य थे। कुछ सैनिक धनुष बाण का प्रयोग भी करते थे, परंतु उनके बाण अधिक तक मार करने वाले नहीं थे, मतलब बहुत दूर तक वार करने वाले नहीं थे। भाला और तलवार चलाने का तो एक ही व्यक्ति जानता था, वो था महाराणा प्रताप। उनका भाला जो होता था, उनका घोड़ा, भाला और तलवार 80-80 किलो के, 90-90 किलो के, 2-2 कुंटल के भाले लेकर के चलते थे। अब सोचो, 90 किलो का भाला, 37 किलो, 38 किलो, पता नहीं कितने, 40 किलो की तलवार होती थी कि भाई एक बार अगर मार दो, किसी सर पे रख दो तो सर वैसे ही आधा कट जाए। 34 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अलाउद्दीन खिलजी काल में अश्वारोही का वेतन कितना था? तो घुड़सवार सैनिकों का वेतन 234 टका वार्षिक होता था, यानी एक साल में 234 टका, और घोड़ों के लिए 78 टका अलग से दिया जाता था। 35 नंबर प्रश्न, तराइन का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था? तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, और पहला युद्ध भी इन्हीं दोनों के बीच में लड़ा गया था 1191 में। राजकुमारी संयोगिता कौन थी? राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान के मौसेरे भाई थे, जयचंद उनकी पुत्री थी, और उन्हीं से शादी कर ली थी किसने? पृथ्वीराज चौहान ने, इसीलिए जयचंद नाराज था इनसे। तराइन नामक प्रथम, मतलब तराइन नामक स्थान की स्थिति बताएं। देखिए, भटिंडा से 175 किलोमीटर दक्षिण पूरब और थानेश्वर से 18 किलोमीटर दक्षिण करनार जनपद में स्थित तारावड़ी गांव को तराइन का मैदान कहा जाता है। 38 नंबर प्रश्न आपसे बन सकता है, सल्तनत काल किसे कहते हैं, बताएं। सल्तनत काल किसे कहते हैं? तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक के काल से लेकर के 1526 ईस्वी तक, यानी इब्राहिम लोदी के शासनकाल तक जो समय है, उसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। 39 नंबर प्रश्न, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी, जिसने 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को राज्य संभाला था। लोदी वंश की अगर बात की जाए तो लोदी वंश में एक प्रकार से इब्राहिम लोदी सबसे लास्ट शासक होता है, और बहलोल लोदी ने स्थापना करी थी। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, और लोदी वंश का अंत हो गया, वहीं से मुगल सत्ता प्रारंभ होती है। 41 नंबर प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में, जब वह पोलो खेल रहा था, उस समय घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हो जाती है। 42 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक संगठन कैसा था? देखिए, पहला, सन 1772 ईस्वी में कंपनी के सैनिकों की एक ग्रेंडनर कंपनी बनाई गई थी, इसमें कई बटालियनें होती थी। ठीक है, दूसरी बात, मतलब कि एक ग्रेंडर कंपनी 8 कंपनियों में बटी हुई होती थी। भारतीय बटालियनों के सभी अधिकारी जो थे वो अंग्रेज हुआ करते थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये व्यवस्था थी। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करें। 43 नंबर प्रश्न है, 1857 की लड़ाई के दो प्रमुख सैनिक कारण क्या थे? पहला कारण था कि सैनिकों को बिना कोई भत्ता दिए दूर के प्रदेशों में लड़ने के लिए भेज दिया जाता था, और वे मनोयोग से कार्य नहीं कर पाते थे। दूसरी बात, योग्य और अनुभवी अधिकारियों को समय समय पर अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दिया जाता था, अतः सेना में उचित नेतृत्व की कमी हो जाती थी। अंग्रेज भारतीय अफसरों के अधीन नहीं रहना चाहते थे। तो ये कई कारण थे 1857 की लड़ाई के दो सैनिक कारण जो थे। ठीक है, इस कारण से सैनिक विद्रोह हुआ था ये। 44 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड रॉबिन्सन के सुधार क्या थे? भारतीय सेना को 4 कमांडों में, उत्तरी कमांड, पूर्वी कमांड, पश्चिमी कमांड और दक्षिणी कमांड में बांट दिया था। पहली बात, किसने? लॉर्ड रॉबिन्सन ने। इसके अलावा घुड़सवारों में 21 रेजिमेंट बनाई गई थी। इसके अलावा सेना के 3 मुख्य कार्य किए गए थे, पहला लड़ाकू सेना, और दूसरा सहायक सेना, और तीसरा आंतरिक सुरक्षा बल बनाए गए थे। ये रॉबिन्सन ने सुधार किए थे सेना में। अगला प्रश्न 45 नंबर, अंग्रेजों की सेना को भारतीय सेना क्यों नहीं कहा जा सकता? अंग्रेजी सेना को भारतीय सेना इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि राष्ट्रीय सेना अपने राष्ट्र के कल्याण के लिए संगठित की जाती है, परंतु ब्रिटिशकालीन सेना अंग्रेजों के संरक्षण के लिए संगठित की गई थी, इसलिए इसको नहीं कह सकते। दूसरा कारण, ब्रिटेन के साम्राज्य की हर प्रकार से रक्षा का उस काल की सेना का उद्देश्य था। तीसरा, ब्रिटिश काल में सेना में केवल लड़ाकू जातियों के जवानों को भर्ती किया जाता था, अन्य जातियों के लिए सेना का द्वार बंद था। ब्रिटिशकालीन भारतीय सेना राष्ट्रीय सेना नहीं थी, ये आप बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए नहीं थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 46 नंबर प्रश्न आ चुका है, सैन्य संगठन के दो प्रमुख उद्देश्य बताएं। तो पहला उद्देश्य है सैन्य संगठन का कि भारतीय सशस्त्र सेना का उद्देश्य
देश में आंतरिक शक्ति, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा और इसके अलावा संकट के समय सहायता करना होता था। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य होता था संगठन का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उद्देश्य पूरा करने की क्षमता उसमें हो। ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है वर्तमान भारत देश की सेना का संगठन बताइए। वर्तमान भारत देश की सेना का संगठन कैसा है? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, उसके साथ उपराष्ट्रपति प्रतिरक्षा मंत्री होता है, वित्त मंत्री, परिवहन मंत्री और गृह मंत्री सदस्य होते हैं इसके। उसके बाद परामर्शदाता के रूप में तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, प्रतिरक्षा मंत्री सचिव होते हैं, प्रतिरक्षा वित्त सलाहकार होते हैं, वैज्ञानिक सलाहकार प्रतिरक्षा होते हैं। तो ये सभी एक प्रकार से वर्तमान भारतीय सेना के संगठन में शामिल है। इसके अलावा राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का एक प्रकार से अध्यक्ष होता है। आगे देखेंगे 48 नंबर प्रश्न है ब्रिटिशकालीन भारतीय सेना में संतुलन की दृष्टि से क्या कमियां थीं? तो ब्रिटिशकालीन भारतीय सेना में किसी प्रकार का संतुलन नहीं था। पैदल सेना के साथ साथ भारतीय सेना की सुरक्षा के लिए नौसेना की जरूरत थी। इसी प्रकार वायुसेना भी आवश्यक थी। परंतु विदेशी और धूर्त अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीय सेना में तीनों सेनाओं का मेल कभी होने ही नहीं दिया। अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने स्थल सेना को ही बढ़ावा दिया, वायुसेना और जल सेना पर उतना काम नहीं किया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 49 नंबर। वायसराय कमीशन अफसर क्या थे? मतलब क्या थे? कमीशन अफसर। तो वायसराय कमीशन अफसरों में एक नवीन श्रेणी बनाई गई थी जो अंग्रेज अधिकारियों और भारतीय सैनिकों के बीच एक कड़ी का काम करते थे। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न 1857 के विद्रोह के सैनिक कारण क्या थे? तो आर्थिक कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष थे गिस्टर मैगलस ने 1857 ईस्वी में ब्रिटिश संसद की घोषणा की और ईसाई धर्म के प्रचार पर काफ़ी जोर दिया। कहा कि भगवान ने हमें भारत का विशाल साम्राज्य इसलिए सौंपा है कि हम भारत के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ईसा मसीह का ध्वजा फहरा सकें। अंग्रेजों के इस तरह के विचार भारतीयों को अप्रिय लगना स्वाभाविक ही था और इसी कारण से 1857 का विद्रोह जो है वो चरम पर था और हुआ। ठीक है। इसके अलावा और कई कारण थे, धार्मिक कारण भी बहुत सारे थे, जैसे कि 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारणों में पहला कारण था कि भारतीय सैनिकों की भर्ती, वेतन और अन्य सुविधाएं अंग्रेजों के समान नहीं दी जाती थी। दूसरा कारण जैसे कि अंग्रेजों को भर्ती के समय वाउंटी की एक रकम दी जाती थी जबकि भारतीयों को नहीं दी जाती थी। दूसरी, अंग्रेजों को सैनिक छावनियों में बैरक मिलती थी जबकि भारतीयों को अपने झोपड़े स्वयं बनाने पड़ते थे। तीसरी बात, भारतीयों को अभियान के समय एक झोले में भारी बोझ लेकर के ढोना पड़ता था जबकि अंग्रेजी सिपाही को बिना बोझ के ही चलना पड़ता था। तो ये कई कारण थे। ठीक है, जो कि एक प्रकार से इसमें हुए। इसके अलावा भारतीय सैनिकों को बर्मा के युद्ध के समय कलकत्ता में रंगून जाने के लिए समुद्री मार्ग चुना गया जबकि इस सेना के सिपाही उच्च जाति के हिंदू थे और देश के भीतर कंपनी की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था और वे जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे। खुद बैरकपुर के गोरे सैनिकों के द्वारा 1 नवंबर 1824 को आक्रमण करके भारतीयों के मन में दहशत फैला दी गई और उन्हें कंपनी की आज्ञा अनुसार कभी कहीं पर भी युद्ध करने के लिए जाने पर विवश कर दिया गया। तो ये कारण रहा। 52 नंबर प्रश्न है 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण क्या थे? देखिए, सिक्कों पर क्या था? सिक्कों पर ये दिल्ली शासक का नाम हटा देना, सिक्कों पर से दिल्ली शासक का नाम हटा देना, सम्राट को नज़र भेंट किए जाने की प्रथा को बंद कर देना, गवर्नर जनरल के द्वारा 1856 ईस्वी के शहजादे जमाखत के विरुद्ध मिर्जा कोयास को युवराज स्वीकार किया जाना, मिर्जा कोयास के साथ 3 शर्तों, बादशाह के स्थान पर उसे शहजादा कहा जाएगा, उसे दिल्ली का किला खाली करना होगा और उसे 1 लाख रुपए मासिक स्थान पर 15,000 रुपये मासिक खर्च के रूप में मिला करेगा, हस्ताक्षर कराया जाना। ये सब इसी बात पर हस्ताक्षर करवा दी गई ज़बरदस्ती दिल्ली की सल्तनत मतलब दिल्ली सुल्तान से। ठीक है, तो ये कारण रहा। आगे देखें 53 नंबर है प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने किन किन देशों से लड़ाई लड़ी थी? तो मेसोपोटामिया, फ्रांस, बेल्जियम, बेलेस्टाइन, मिस्र, सूडान, अदन, लाल सागर, गल्फ ऑफ ओमान, इन सभी देशों से भारतीय सेना ने युद्ध लड़ा था। 54 नंबर प्रश्न है ब्रिटिशकालीन भारतीय सेना में भारतीयों को प्राप्त सर्वोच्च पद कौन सा था? तो भारतीयों के लिए सर्वोच्च पद जो होता था घुड़सवार सेना के जो है रिसालदार मेजर का ही पद था। यही सेना मतलब इसी में हो सकते थे, बाकी इससे ऊपर नहीं जा सकते थे। पैदल सेना में यही पद सूबेदार मेजर कहलाता था, तो उस पद तक भारतीय पहुंच सकते थे, उससे ऊपर नहीं जा सकते थे। 55 नंबर प्रश्न है रॉयल सीमैन सैनिक कौन थे? रॉयल सीमैन सैनिक की अगर बात की जाए तो बंबई की सुरक्षा के लिए रॉयल 36 फुट सैनिक टुकड़ी स्थापित की गई थी। इन्हीं सैनिकों को रॉयल सीमैन भी कहा जाता था।
ठीक है। 56 नंबर प्रश्न, ब्रिटिशकालीन सैनिक या ब्रिटिशकालीन भारतीय सेना में असंतुलन क्यों था? ब्रिटिशकालीन भारतीय सेना में असंतुलन के कई कारण थे। इसकी कारण थी अंग्रेजी लोग जो थे बड़े धूर्त थे, तो उनकी धूर्तता यही कारण बनी। उन्होंने नौसेना और वायुसेना का विकास नहीं होने दिया, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए केवल थल सेना को ही बढ़ावा दिया। इस कारण से लोगों के मन में एक प्रकार से असंतुलन पैदा होने लगा। 57 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कश्मीर के भारत में विलय पर दस्तखत कब किए गए? तो 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय के कागजों पर दस्तखत किए थे। 58 नंबर प्रश्न है, कर्नल रंजीत सिंह कौन थे? कर्नल रंजीत सिंह की अगर बात करें तो बरमूला मतलब बारामूला में पाकिस्तानी आक्रमण को रोकने के लिए कर्नल रंजीत सिंह शहीद हो गए थे। उनके मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। तो वो थे कर्नल रंजीत सिंह। 59 नंबर क्वेश्चन है, 1947-48 का युद्ध किसने मतलब कितने समय तक चला था? 1947 और 48 का युद्ध जो था ये 14 महीनों तक लगातार चला था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 60 नंबर प्रश्न, कच्छ के रण का कितना भाग पाकिस्तान को दिया गया था? तो कच्छ के रण का 9,065 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान को दिया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कच्छ के रण के कौन से क्षेत्र पाकिस्तान को दिए गए थे? तो इस निर्णय के अनुसार पाकिस्तान को नागर पारकर प्रायद्वीप के दोनों ओर का जो गलियारा है उसको दिया गया था, वहीम बाजा का दक्षिणी क्षेत्र दिया गया था, और इसके अलावा जो है पिराले, वालोकुन, धारावाड़ी और छाड़वेट का उच्च इलाका जो है भूभाग, ये सब सौंप दिया गया था, जो उच्च इलाका वाला भूभाग है वो सब। 62 नंबर प्रश्न, ताशकंद समझौते की क्या सहमति हुई थी? ताशकंद समझौते की अगर बात की जाए तो ये समझौता जो हुआ था दोनों मतलब कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। दोनों पक्ष अपनी सेनाओं को 25 फरवरी जो दोनों सेनाएं होंगी वो दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। भारत पाकिस्तान में नहीं करेगा और पाकिस्तान भारत में नहीं करेगा। ये एक प्रकार से सारी चीज़ें ताशकंद समझौते में हो गई। ताशकंद समझौते में क्या हुआ कि जो है क्या हुआ कि दोनों देश युद्ध बंदियों का प्रत्यावर्तन करेंगे। दोनों देशों के बीच आंतरिक मतलब आर्थिक और व्यापारिक संबंध पुनः स्थापित किए जाएंगे और दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध पुनः स्थापित किए जाएंगे। ये था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1971 में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण के समय भारतीय वायुसेना ने प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है भारतीय मतलब भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भारतीय वायुसेना के कार्यों को बताइए। 1971 में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण के समय भारतीय वायुसेना ने सारगोथा, चंगामंगा यानी लाहौर के निकट पड़ता है ये, मसरूर कराची के पास पड़ता है, इसके अलावा रिसालवाला यानी रावलपिंडी में पड़ता है, बादीन यानी कच्छ, इन सभी पाकिस्तान के महत्वपूर्ण वायु सैन्य अड्डों पर आक्रमण किया था भारतीय सेना मतलब कि भारतीय वायुसेना ने। 64 नंबर क्वेश्चन है, 1971 के युद्ध में थल सेना की उपलब्धि लिखिए। तो लोंगोवाला सेक्टर में पाकिस्तान के टैंकों तथा तोपों को नष्ट कर दिया गया। लोंगोवाला को पाकिस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया। अमृतसर सेक्टर में भारतीय सेना ने तीव्र आक्रमण करके कुर्की, बेहपुरा, सोमल आदि स्थानों पर अपनी छाप छोड़ी। ये था। इसके अलावा 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 1947 और 48 का पाकिस्तान आक्रमण कब प्रारंभ हुआ था? तो उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से लगभग 5,000 कबायली 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में घुस गए थे। वे सब राइफलों, मशीन गनों और मोटार से लैस थे। उन्होंने सबसे पहला आक्रमण जो था सीमांत के दो नगरों यानी दोमल और मुजफ्फराबाद से किया। उसके बाद गिलगिट, स्कार्द और हाजीपुर दर्रा, पूंछ, रजौरी, इसके अलावा झांगर, छम्ब और पीर पंजाल की पहाड़ियों को काफ़ी हानि पहुंचाई। तो ये कबायली जो थे पाकिस्तान के कहने पर ही आए थे। ठीक है, और ये एक प्रकार से बेसिकली कश्मीर को कब्जाने के चक्कर में थे। राजा हरि सिंह वहाँ पर चूंकि दस्तखत नहीं किए थे, भारत में नहीं मिले थे राजा हरि सिंह, वो स्वतंत्र अपने आप को घोषित किए थे, तो इसलिए भारत मदद करने के लिए नहीं जा रहा था। लेकिन जब राजा हरि सिंह ने दस्तखत कर दिया और उसके बाद में फिर भारतीय सैन्य में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर अपने सैनिकों को भेजा और उसके बाद में फिर उनको खदेड़ा फिर पीछे। और फिर उसके बाद सुबह उठ करके जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने कहा कि मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूं और युद्ध को विराम कर दिया गया। तो आज जो कश्मीर वाला मुद्दा है आप यहाँ पर देखते होंगे, ये वाला जो मतलब कि कश्मीर आप अगर ना जानते हो तो कश्मीर ये एक प्रकार से ये आपका कश्मीर है, इतना पाकिस्तान का हिस्सा ये एक प्रकार से जो ये POK है, पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये उसी कारण से छूट गया, नहीं तो उसी समय कब्जा लिया होते भारत वाले। 4 नंबर प्रश्न, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था भाई? चीन की अगर बात की है तो चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। चीन की अगर बात की जाए
तो चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था भाई? चीन ने 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1962 में भारत पर आक्रमण किया था चाइना ने। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भी चीज़ों को जानने। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। 1962 में एक प्रकार से भारत चीन युद्ध, जिसमें भारत जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया था, क्योंकि भारत के पास उतने जो है चीज़ें नहीं थी, उतनी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया था, अगर आप जो है को करिकुलर कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, फर्स्ट एड एंड हेल्थ की जो है वीडियोज़ आपको कहाँ पर मिलेगी, तो को करिकुलर मास्टर चैनल पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।